80 के दशक के उत्तरार्ध में मालदीव की कुल जनसंख्या 2 लाख से कम थी। राजधानी माले 2 वर्ग मील की जगह थी और वहाँ पर शायद 2 या 3 मोटर कारें थीं। वहाँ पर चीज़ें कुछ भी नहीं मिलती थी। खाने पीने के पैक्ड फूड के अलावा कुछ भी सामग्री, आटा, दाल, चावल, हरी सब्जियाँ बिल्कुल नहीं। वहाँ हालत ये थी कि सोने वगैरह पे आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, लेकिन नींबू पर और मिर्ची पे लगती थी। ऐसी स्थिति थी। वहाँ भारतीय हम लोगों को मिला के कुल भारतीय 35-40 से ज़्यादा नहीं थे। अब देखिए मालदीव की आबादी 5 लाख से ऊपर है। भारत ने 500 बेड का इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाया है। उनकी हेल्थ केयर के लिए और भी चीज़ें विकसित की गई हैं। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में जाकर एक फोटो खींची, उसने पूरे मालदीव को डगमगा दिया है और मालदीव की अर्थव्यवस्था भी इस समय डगमगाने लगी है और मालदीव के अंदर एक राजनीतिक संकट भी पैदा हो गया है। इसी विषय पर जानेंगे और हमारे साथ पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जर्नलिस्ट इंडिया के मंच पर। सर, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जब आप मालदीव में राजनयिक थे, तब के मालदीव और अब के मालदीव में क्या अंतर है सर? देखिए, बहुत फ़र्क पड़ गया है। तब यानी कि 80 के दशक के उत्तरार्ध में मालदीव की कुल जनसंख्या 2 लाख से कम थी। राजधानी माले 2 वर्ग मील की जगह थी और वहाँ पर शायद 2 या 3 मोटर कारें थीं। ये कौन से सन की बात है सर? ये 1987 से 1989 के बीच की मैं बात बता रहा हूँ। 2-3 मोटर कारें थीं, क्योंकि 3 ही एम्बेसी थी। शायद 3 मोटर कारें थीं, 3 या 4, एक प्रेसिडेंट की थी। 4 मोटर कारें थीं। सड़कें कच्ची थीं। कुछ और मोटर कारें चलती थीं कॉमर्शियल, रेडियो टैक्सी। आप सोचिए, कच्ची सड़कों पर रेडियो टैक्सी भी वहाँ अवेलेबल थी, उसी 2.5 वर्ग किलोमीटर पे, जहाँ हम लोग रोज़ सुबह एक चक्कर दौड़ के लगा लेते थे पूरी राजधानी का। वहाँ पर चीज़ें कुछ भी नहीं मिलती थी। खाने पीने के पैक्ड फूड के अलावा कुछ भी सामग्री, आटा, दाल, चावल, हरी सब्जियाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था जो थी उसके 3 स्रोत थे। टूरिज़्म, क्योंकि रिज़ॉर्ट थे कुछ, ताज ग्रुप के भी 2 रिज़ॉर्ट थे। टूरिज़्म के बाद टूना मछली और नारियल। वहाँ हालत ये थी कि सोने वगैरह पे आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, लेकिन नींबू पर और मिर्ची पे लगती थी। तो एक बड़ा दृश्य होता था कि एयरपोर्ट पे अगर किसी का सामान खोला जाता था कस्टम द्वारा, तो पता लगता टमाटर उधर भाग रहा, 2 नींबू उधर, मिर्ची उधर पड़ी हुई है, तो उस पर ड्यूटी लगती थी 100 से 300% तक। तो ऐसी स्थिति थी। वहाँ भारतीय हम लोगों को मिला के कुल भारतीय 35-40 से ज़्यादा नहीं थे। एक अस्पताल था, 2 डॉक्टर, और उसके अलावा 2 डॉक्टर थे। हमारे यहाँ से भी एक डॉक्टर कपल वहाँ पर डिपुटेशन पे भारत सरकार द्वारा भेजा गया था, जिसका पैसा भारत सरकार देती थी। हमारे यहाँ से आईटेक प्रोग्राम के तहत एक पीटी टीचर, एक मैथ्स टीचर, 3 नर्सें, 2 डॉक्टर, एक स्विमिंग कोच, एक बैडमिंटन कोच, एक म्यूज़िक टीचर, इतने भेजे गए थे। वहाँ पर अब स्थिति ये थी कि कोई भी स्कूल 10th के आगे, कोई भी स्कूल, 2 स्कूल थे 10th तक उस दौर में पूरे और दूसरे द्वीपों में तो देखिए 1200 द्वीपों का वो है, 200 द्वीप करीब बड़े हैं और कुछ सबसे बड़ा द्वीप जो है वो करीब 5 वर्ग मील का था और सबसे छोटा द्वीप तो इस घर से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो 2 ही स्कूल थे। 10th पास करके लोग या तो श्रीलंका पढ़ने जाते थे और भारत आते थे। हमने स्कॉलरशिप उनको दी थी भारत में यूनिवर्सिटी में पढ़ने की। समस्या ये हुई कि वहाँ तो 10th तक ही स्कूल है, तो क्या किया जाए। तो उनके लिए एक स्पेशल छूट करके हमने उन्हें
ट्वेल्थ के लिए भी, 11th-12th भी भारत में पढ़ने के लिए। मतलब कि शुरू से ही मालदीव भारत पर ही डिपेंड था। शुरू से हर चीज़ के लिए मालदीव भारत पे नहीं, बल्कि मालदीव हर चीज़ के लिए श्रीलंका या सिंगापुर पे डिपेंडेंट था। जो चीज़ें आती थी आमतौर ये भी बड़ी समस्या थी कि उषा के पंखे वहाँ होते थे, लेकिन उषा के पंखे भारत से नहीं सिंगापुर से आते थे, इसलिए कि उतनी छोटी तादाद में कोई भी बिजनेस में एक्सपोर्ट करने को तैयार नहीं होता था। तो वहाँ ये समस्या थी, और इस सब के बावजूद वहाँ बेरोज़गारी नहीं थी, वहाँ काम करने वालों की कमी थी, क्योंकि जो काम करने वाले लोग थे वो सब रिजॉर्ट में जाके काम करते थे। इतने सालों में कितना इस समय मालदीव बदल गया है और भारत का उसमें कितनी भूमिका रही है? मालदीव की आबादी 5 लाख से ऊपर है। भारत ने 500 बेड का इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाया है। उनकी हेल्थ केयर के लिए और भी चीज़ें विकसित की गई हैं। अब मालदीव से भारत बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। अब मालदीव ने अपनी एम्बेसी भारत में खोली हुई है। पहले मालदीव की दुनिया में 2 ही एम्बेसी थी, एक वाशिंगटन में और एक श्रीलंका कोलंबो में। उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध के लिए वाशिंगटन वाली, और इधर अफ्रीका और एशिया के लिए श्रीलंका की एम्बेसी। तो ये स्थिति थी, लेकिन वहाँ पर अभी तो देख रहा हूँ मैं 4 मंजिली 5 मंजिली बिल्डिंग बन गई हैं। मेरे समय में वहाँ पर नीदरलैंड के सहयोग से सड़कें बनने का काम शुरू हुआ, जिसमें इंटरलॉकिंग टाइल्स से सड़कें बनाई गई थी। कभी कभी पहले पानी भर जाता था तो घुटनों तक पानी आ जाता था। लोग वहाँ पहले भी और अभी भी बहुत ही शरीफ हैं। अभी भी आपसे सड़क पे कोई अगर टकरा जाएगा, साइकिल सबसे बड़ी वहाँ की वो होती थी, साइकिल ही वहाँ की सबसे बड़ा वाहन होता था। और हमने भी, वहाँ साइकिल मिलती नहीं थी, तो हमने मद्रास से 2 BSA SLR मंगाई। तो चूँकि राजनयिक दूतावास था तो उस पर हमें नंबर प्लेट लगवानी पड़ी डिप्लोमेटिक। तो हमारे यहाँ एक कार जो सिर्फ माले में ही चलती थी और कहीं चल ही नहीं सकती थी। एयरपोर्ट 8 किलोमीटर दूर द्वीप था, वहाँ हम लोग उससे जाते थे। मतलब वहाँ उस दौर में जीवन बहुत कठिन था। जीवन बहुत कठिन था, इसीलिए 2 साल की पोस्टिंग थी हमारी। हमें ये था कि अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा दिक्कत हो तो हम सरकारी पैसे पे मद्रास जा सकते, तब मद्रास कहा जाता था चेन्नई को, मद्रास जा सकते थे, वहाँ करा सकते थे। बच्चे अगर बड़े हो गए हो 10th के बाद तो उनको भारत में आने और वहाँ पढ़ने और छुट्टियों में घर मालदीव माता पिता के पास आने की सुविधा थी। लेकिन खाने पीने की हमारे लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो हम चेन्नई मद्रास से किसी कंपनी से कह के हम लोग हर 15 दिन के लिए अपने लिए एक टोकरी में 2 किलो आलू, 1 किलो गोभी, ऐसे सब्जियां वो मंगाते थे, जो कि उसके ऊपर बोरे से बंद करके उसको गीला करके वो भेजते थे। तो गनीमत एक ही इंडियन एयरलाइंस उसके लिए हमसे कोई भाड़ा नहीं चार्ज करती थी। सर, एक सवाल ये है कि जो आज मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी के एक फोटो पे टिप्पणी करी, क्या उसने अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार ली? बिल्कुल। देखिए, पिछले साल के आंकड़े देखिए तो 17 लाख के करीब विदेशी टूरिस्ट जो हैं, विदेशी पर्यटक मालदीव पहुँचे हैं पिछले साल। 17 लाख में से 2,09,134 शायद भारत से हैं और 2,09,000 के करीब, मतलब थोड़े ही कम, रूस से हैं। तीसरा नंबर है चीन का, 1,70,000 के हैं। बाकी विभिन्न देशों से हैं, क्योंकि देखिए मालदीव की टूरिज़्म को उन लोगों ने बड़े अच्छी तरह से प्रचारित किया था। उनका कहना था, उनका नारा था कि मालदीव आइए, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे, सिखाएंगे कि कैसे कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का मतलब रिसोर्ट में जाके आप बस आराम कीजिए, कुछ मत कीजिए। तो जापानी, जर्मन, ब्रिटिश
और यूरोप के और लोग बहुत आते थे वहाँ टूरिज्म। अभी जो हो रहा है उसको अब जो हुआ है, मोटिवेशन है इसके पीछे अब चाइना देखिए क्या हुआ है कि जब 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो वो देख के फोटो, और 3 मंत्रियों ने उनको अपशब्द कहे, तुरंत हमारे हाई कमीशन ने उसका प्रतिरोध किया, अपना विरोध दाखिल किया, और उसी की वजह से 3 मंत्री निकाल दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। राजनीतिक संकट तक पैदा हो गया। अब दूसरी चीज ये उसके साथ हुई कि मालदीव को अगर 2 लाख से ज़्यादा, 2 लाख के करीब पर्यटक भारत से आ रहे हैं, तो करीब 12% हो गए। तो एकाएक 12% पर्यटकों की कमी हो जाए, और अगर उसके साथ, क्योंकि वही उनकी जीवन साधन का मुख्य स्रोत है, और अगर उसके साथ ही लक्षद्वीप डेवलप हो जाए और मालदीव आने वाले आधे से ज़्यादा टूरिस्ट लक्षद्वीप पहुंच जाएं, क्योंकि लक्षद्वीप अगर डेवलप हो जाएगा तो लक्षद्वीप से तो भारत का किनारा बहुत ही नज़दीक है, मोटर बोट्स भी जाती हैं, और एयरपोर्ट भी डेवलप हो जाएगा, तो सारी सुविधा जो भारत में वो लक्षद्वीप में क्रिएट की जाएगी, वो भी मालदीव को संकट पैदा होगा। मालदीव को संकट पैदा होगा। इसीलिए आज का समाचार ये है कि मालदीवियन प्रेसिडेंट जो अभी चीन में हैं, उन्होंने चीनी सरकार से कहा कि आप और टूरिस्ट हमें भेजिए, क्योंकि उनको डर है कि भारत से और रूस से टूरिस्ट आने तो कम हो ही जाएंगे, और जगहों से भी कम। क्या इसके पीछे शंका जताई जा सकती है, जैसे पीएम मोदी के फोटो पे मालदीव ने जो भी कमेंट किए हैं उसके पीछे चीन का मोटिवेशन हो सकता है? हाँ, चीन का भी मोटिवेशन हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि चीन प्रत्यक्ष हमला नहीं करता, चीन परोक्ष रूप से पीछे से भड़काने के लिए बहुत मशहूर है, बहुत बदनाम है कि चीन ऐसा करता है। और अब इसलिए और भी परेशानी है कि इजराइल ने खुलेआम भारत को प्रस्ताव दिया है कि हम आपके लक्षद्वीप को पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करने को तैयार हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बातचीत की।